हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने टॉपिक था आइसोमेरिज्म चल रहा था। आइसोमेरिज्म में अपन लास्ट पोर्शन में अभी अपन कॉन्फॉर्मर्स में है ना, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बताया था मैंने कि क्यों होता है। बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन ऑफ द एलिमेंट्स विच आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड है तो उनमें फ्री रोटेशन होता है। ज्योमेट्रिकल में देखा था कि डबल बॉन्ड है तो वहां पे क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो फ्री रोटेशन के कारण से आपके पास कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है, कंपाउंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म मैंने कहा कि किसके कारण से, कि जैसे चौक वाली बात कर लेते हैं, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जहां पे भी होता है वहां पे फ्री रोटेशन प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री रोटेशन कंपाउंड्स क्या करते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब अगर एक एटम को आप फिक्स रखते हो यहाँ पे और दूसरे को अगर रोटेट करवाते हो तो आप 0 डिग्री से रोटेट स्टार्ट करवाते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो ऐसे करके इनफाइनाइट टाइप के कॉन्फॉर्मर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। बट अपने जो पढ़ेंगे उसमें जस्ट एक एक्लिप्स फॉर्म और एक कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे, स्टेगर्ड फॉर्म। प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो आपके पास एक्लिप्स फॉर्म रहेगी और एक आपके पास कौन सी फॉर्म रहेगी, स्टेगर्ड फॉर्म रहेगी। कि सर क्या होता है एक्लिप्स और क्या होता है स्टेगर्ड। एक्लिप्स में क्या हो गया कि जो डायहाइड्रल एंगल है, मैंने आपको बताया था डायहाइड्रल एंगल कैसे, कि ये जैसे मान लीजिए मैं इथेन के लिए बना रहा हूं, दिस इज फॉर इथेन। यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, ओके, और यहां से हाइड्रोजन अटैच करना है। ये हाइड्रोजन तो एक्लिप्स फॉर्म में क्या रहता है कि जैसे मैं इसको HA से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको भी HA से रिप्रेजेंट, तो जो सेम टाइप ऑफ एटम्स है वो जस्ट एक दूसरे के पीछे रहते हैं। तो उसके कारण से उसमें डायहाइड्रल एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, 0 डिग्री का। 0 डिग्री का हो जाता है, मीन्स यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज। रिपल्शन अगर इंक्रीज करोगे तो उसके कारण से एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि एक्लिप्स फॉर्म जो है वो कम स्टेबल होती है बिकॉज डायहाइड्रल एंगल कितने डिग्री का रहता है, 0 डिग्री। अब स्टेगर्ड फॉर्म की बात करें कि सर ये है क्या, कैसे, कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। तो ये अकॉर्डिंग टू, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सोहर्स प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्म। ये जो भी बात कर रहे हैं वो किसके लिए है, सोहर्स के लिए। क्या आपके पास आ जाए कि इथेन का सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्लिप्स और स्टेगर्ड बताइए, तो अपन यूं बताएंगे। ये आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, एक्लिप्स फॉर्म। स्टेगर्ड की बात करें, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, ये आपके पास इसमें यूं रहेगा। यहाँ एक हाइड्रोजन HA और यहाँ HA कहाँ चला गया, यहाँ HA, यहाँ HA, यहाँ दोनों के बीच में डायहाइड्रल एंगल कौन सा होगा, मैक्सिमम डायहाइड्रल एंगल है। यानी कि डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या रहेगा, रिपल्शन जो है वो कम होगा। रिपल्शन कम तो एनर्जी भी डिक्रीज, और रिपल्शन और एनर्जी डिक्रीज तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज। यानी कि स्टेगर्ड फॉर्म इज मच मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स फॉर्म। ये किसके लिए था, ये इथेन के लिए। यहाँ पे आपके पास एक कार्बन आ गया, यहाँ पे आपके पास एक कार्बन आ गया, बाकी आपके पास हाइड्रोजन CH3 CH3, एक कार्बन दूसरा कार्बन, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्डेड हो गए, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्डेड हो गए, 1 2 3। तो ये किसके लिए हो गया अपना, ये इथेन के लिए हो गया। सर प्रोपेन या ब्यूटेन के लिए देखना हो तो जरूर सही देखते हैं।
ये प्रोपेन के लिए। अपने को सॉर्ट्स में एक चीज ध्यान रखनी है कि दो ही कार्बन देखेंगे, फर्स्ट यहां, सेकंड यहां। कि एक मान लीजिए कार्बन CH3 हो गया, दूसरा आपके पास CH2 हो गया, तो CH3 के लिए देखेंगे यहां पे आपके पास H H H, यहां पे आप देखोगे CH3, यहां H और यहां H। ओके, अगर इसी का ही एक्लिप्स फॉर्म तो ये हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म देखें अगर, एक को आप फिक्स रखोगे H और दूसरे को आप रोटेट कराओ, ये आपने रोटेट करवा दिया। रोटेट करवाने पे यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये कौन सी फॉर्म हो गई सर? ये एक्लिप्स्ड है। ये कौन सी फॉर्म हो गई कि सर ये स्टैगर्ड है। एक एक्लिप्स फॉर्म और एक आपके पास कौन सी फॉर्म हो गई? स्टैगर्ड फॉर्म। कि सर ब्यूटेन का बनाना हो तो CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन के लिए CH3 CH3 H H H H, सेम टाइप ऑफ ग्रुप, एक दूसरे के जस्ट पीछे, मीन्स डाइहाइड्रल एंगल कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। रिपल्शन क्या रहेगा? मैक्सिमम। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। और कौन सी फॉर्म है ये? एक्लिप्स। यानी कि एक्लिप्स फॉर्म की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा रहती है। एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो क्या रहेगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज। अगर इसके स्टेगर्ड फॉर्म देखें, सॉरी, ये इसकी स्टेगर्ड फॉर्म। तो एक एक्लिप्स फॉर्म हो गई और एक आपके पास कौन सी फॉर्म हो गई? स्टेगर्ड फॉर्म। देखिएगा आज आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इनऑर्गेनिक में रेडॉक्स कंप्लीट हो गया, इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कल से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक में। अब देखिएगा आगे न्यूमेन की बात करते हैं, न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्म। न्यूमेन कैसे बनाते हैं? ये अपने पास था सोहार्स, जिसमें अपन कार्बन एटम को ऐसे शो करते थे, एक कार्बन एटम ये ना, एक कार्बन एटम। न्यूमेन में कैसे शो करते हैं? ये आपके पास होगा फ्रंट कार्बन और ये आपके पास होगा बैक कार्बन। ये आपके पास फ्रंट कार्बन, ये आपके पास बैक कार्बन। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन यू और दो हाइड्रोजन ऐसे। तो न्यूमेन में भी क्या रहता है? ऐसे ही ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं, एक हाइड्रोजन यू और दो हाइड्रोजन आपके पास ऐसे। और अगर पीछे भी देखें तो एक हाइड्रोजन आपके पास ऐसे और दो हाइड्रोजन अपने पास ऐसे रहते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही रहेगा, वन हाइड्रोजन ऐसे, अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया इसका? ये कौन सी फॉर्म हो गई? न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये वाला अपने पास सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। इसमें फ्रंट कार्बन आपके पास ये हो गया,
एक कार्बन एटम आपके पास ये हो गया और दूसरा कार्बन एटम ये आपके पास सर्कल हो गया। अब यहां देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन, ये फ्रंट कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ये बैक कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पीछे है ऐसे। ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये सेकंड हाइड्रोजन एटम, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, कि सर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपके पास, एक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगी। कौन सी फॉर्म हो जाएगी अपने पास, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म। स्टेगर्ड कैसी होगी, एच एच और एच, इसका आप रोटेशन करवा दो 60 डिग्री से पीछे वाले का, ये यहां पर है 60 पे, कहां आ जाएगा, ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्टैगर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा, क्योंकि रिपल्शन क्या हो जाएगा आपके पास कम। कौन सी फॉर्म होगी, ये स्टेगर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, एक्लिप्स फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी, स्टेगर्ड फॉर्म। ये वाला कौन सा फॉर्मूला होता है कि सर ये होता है सोहार्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोहार्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे शो करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सोहार्ट्ज में लाइन से शो करते हैं, लाइन का जो एक आगे वाली लाइन, आगे वाला पॉइंट और पीछे वाला पॉइंट, ये आपके पास क्या होंगे, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, दो ही कार्बन एटम को। बाकी सारे आपके पास अगर मोर देन 2 कार्बन एटम किसी में प्रेजेंट है तो वो आपके पास कहा आ जाएंगे, इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो एज ए सब्स्टिट्यूट होंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं कि एक डॉट और एक सर्कल से शो करते हैं कार्बन एटम को। तो इसमें एक्लिप्स फॉर्म इसमें भी बनती है और स्टेगर्ड फॉर्म इसमें भी बनती है। एक्लिप्स का मतलब हो गया कि जो सेम टाइप के एटम है वो एक दूसरे के जस्ट पीछे आ जाए, यानी कि डायहाइड्रल एंगल कितने डिग्री का हो जाए, 0 डिग्री का। अब उसको आप 60 डिग्री से रोटेशन कराओगे तो वो कौन सी फॉर्म हो जाती है आपके पास, स्टेगर्ड फॉर्म हो जाती है। और ये कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो मेरे से हमारा टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा ना। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं कि सर ब्यूटेन का फॉर्मूला ही नहीं पता हमें तो क्या होता है। देखिएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये न्यूमैन का आपके पास, सॉरी ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। अब न्यूमैन देखते हैं क्या कहता है। दो कार्बन लेने अपने को, तो CH3 HA HB CH3 HA HB, ठीक है। क्या आपके पास इसका फर्स्ट आइसोमर हो गया, इसको फुल्ली एक्लिप्स कहते हैं। आपने 60 डिग्री से रोटेशन करवाया,
CH3 CH3 HA HB, इसको अपन क्या कहते हैं, एक नई फॉर्म आती है यहां पे, गाउचे और स्क्यू। इसको स्टेगर्ड नहीं कह सकते कि सर क्यों नहीं कह सकते? स्टेगर्ड का मतलब होता है एक दूसरे से एंटी, यानी कि सेम टाइप के ग्रुप जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो। यहाँ अपोजिट नहीं आ रहे, देखो CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, तो इसको अपन क्या कहेंगे, गाउचे और स्क्यू। एक 60 डिग्री का रोटेशन और करवा देते हैं। CH3 HA, एक को फिक्स रख रहे हैं ना और दूसरे का रोटेशन करवा रहे हैं। CH3 HA और HB, इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, तो वो कौन सा होगा, एक्लिप्स। अब एक्लिप्स कब होगा, जब सेम टाइप के ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे हो। बट यहाँ पे CH3 और HA एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, यहाँ पे CH3 और HB आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड कहते हैं इसको। नेक्स्ट एक और 60 डिग्री से रोटेशन करवा दो। CH3 HA, 60 डिग्री के रोटेशन से यहाँ पे क्या आएगा कि सर यहाँ CH3, यहाँ क्या आएगा कि सर यहाँ पे HA, यहाँ क्या आएगा कि सर यहाँ पे HB आएगा। अब देखो HB और HB एक दूसरे के अपोजिट, HA और HA भी एक दूसरे के अपोजिट, CH3 और CH3 भी एक दूसरे के अपोजिट, तो इसको आप कौन सी फॉर्म कहोगे? अब इसको अपन कहेंगे स्टेगर्ड फॉर्म। इसको अपन कौन सी फॉर्म कहेंगे? स्टेगर्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड, जब सेम टाइप के ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जस्ट पीछे थे, तो उसको अपन ने क्या कह दिया, फुल्ली एक्लिप्स्ड। 60 डिग्री से रोटेशन कराया तो एक नई फॉर्म इंट्रोड्यूस हुई, इसको अपन कहेंगे गाउचे या स्क्यू। फिर 60 डिग्री का रोटेशन करवाया तो यहाँ पे डाइहाइड्रल एंगल ग्रुप के बीच में तो कितना था, 0 डिग्री, बट सेम टाइप के ग्रुप नहीं थे, तो उसको अपन ने कह दिया पार्शियली एक्लिप्स्ड। फिर 60 डिग्री का रोटेशन करवाया, तो 60 डिग्री का रोटेशन करवाने पर सेम टाइप के ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ गए। इसको स्टेगर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं और इसको एंटी फॉर्म भी कह सकते हैं। कि सर एंटी क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक जो सेम ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट है। एक और 60 डिग्री का रोटेशन करा दो, टोटल 360 का करवाना है रोटेशन। एक और 60 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, CH3 HA HB CH3 HA HB, इसको अपन क्या कहेंगे फिर, पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो कितने का हो गया देखो, 60 60 60 60 240 का हो गया। एक और 60 डिग्री का करवा दो आप, 60 डिग्री का रोटेशन एक और करवाया आपने, तो आपको क्या मिलेगा देखो, यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा HB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा HA। इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म कहेंगे कि सर स्क्यू या गाउचे कहेंगे। और एक और 60 डिग्री का रोटेशन कराओगे, जैसा पहले मिल रहा था वो ही मिलेगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड, गाउचे, पार्शियली एक्लिप्स्ड, स्टेगर्ड, और इसको क्या कह सकते हैं, एंटी, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर स्क्यू या गाउचे, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड आ जाएगा। अब मैं अगर आपको कहूं कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है,
व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन द कॉन्फॉर्मर्स ऑफ द साइक्लोब्यूटेन। तो क्या कहोगे आप, ये कि साइक्लोब्यूटेन के ये कॉन्फॉर्मर्स है ना, फुल्ली एक्लिप्स्ड है, गाउचे या स्क्यू है, पार्शियली एक्लिप्स्ड है, स्टेगर्ड है, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड है, फिर स्क्यू या गाउचे है, और फिर आपके पास क्या आ जाता है वापस फुल्ली एक्लिप्स्ड। 60 60 60 60 60 ये जो रोटेशन करवाते हो वो 300 डिग्री पे आ जाता है। फिर देखते हो तो वापस 60 डिग्री का रोटेशन कराओगे तो 360 पे आ जाएगा। अब मैं आपको कहूं या मैं आपसे पूछूं कि विच फॉर्म is the more stable or what is the correct order of stability of the conformers of butane of the conformers of butane। यहां पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें कि विच कॉन्फॉर्मर्स इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल है वो आपके पास कौन सा रहेगा, स्टेगर्ड फॉर्म रहेगा। कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेगर्ड कह दो चाहे इसको एंटी कह दो, CH3 और CH3 जस्ट अपोजिट साइड में, यहाँ CH3 यहाँ CH3 दोनों अपोजिट साइड, यहाँ HA यहाँ HA यहाँ HB यहाँ HB, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्टेगर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर बात करें तो कईयों ने कहा सर पार्शियली एक्लिप्स होगा, और कईयों ने गाउचे का नाम ही नहीं लिया स्क्यू का। तो उसके बाद स्टेगर्ड के बाद आप रिपल्शन देखो ना किसमें हो रहा है, यहाँ पे रिपेल तो कर ही रहे हैं ग्रुप एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे HB आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया। पार्शियली एक्लिप्स्ड में एक्लिप्स्ड के जितना रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्लिप्स्ड में तो क्या हो रहा है, सेम टाइप के ग्रुप एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे हैं, तो वहां पे तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा। बट अगर मैं पार्शियली एक्लिप्स्ड की बात करूं तो यहाँ पे भी तो बॉन्ड एंगल 0 डिग्री है, और अगर बॉन्ड एंगल 0 डिग्री है मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपल्शन जहां पे होगा स्टेबिलिटी वहां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बात करें स्क्यू की, तो स्क्यू फॉर्म में देखो कि जो ग्रुप है वो एक 60 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, यानी कि इन दोनों के बीच की रिपल्शन की बात करूं तो थोड़ा कम होगा, बिकॉज डिस्टेंस है यहाँ पे। इन दोनों के बीच की रिपल्शन की बात करूं तो वो भी कम होगा, और इन दोनों के बीच का रिपल्शन है तो वो भी कम होगा। तो रिपल्शन कम मतलब एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म रहेगा, स्टेगर्ड। स्टेगर्ड के बाद में आपके पास कौन सा आ जाएगा, स्क्यू या गाउचे। उसके बाद में क्या आ जाएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो ऑर्डर देखते आइए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ब्यूटेन, कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेगर्ड। स्टेगर्ड के बाद में आपके पास कौन सा आ जाएगा, स्क्यू। स्क्यू के बाद में आपके पास कौन सा आ जाएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड के बाद में कौन सा आ जाएगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। रिपल्शन देखना है, जहां पे रिपल्शन ज्यादा वहां पे स्टेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो भी है इसमें आइसोमेरिज्म लगभग सास एंड हो चुका है। इसमें एक चीज और रहती कि साइक्लोहेक्सेन के अपने को आइसोमर्स यानी कि कॉन्फॉर्मर्स बनाने, वो अपन कल देखेंगे। तो कल की क्लास में कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।